राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में बात की जाएगी पॉलिटी एनसीईआरटी की क्लास 6 के चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर का नाम है विविधता की समझ, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीडिंग करवाया था। आज मैं इसे जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सब करवाऊंगी और इसके साथ साथ अभ्यास के भी प्रश्न करवाऊंगी। लद्दाख लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं और मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागर लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इससे क्वेश्चन भी बनता है कि काली मिर्च, लौंग, इलायची कहाँ उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बहुत बड़ी इज्जत थी। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। चीना वाला किसे कहते हैं? केरल में मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। चीना चट्टी किसे कहते हैं? केरल में तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। केरल की खेती उपजाऊ और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता। चीना चट्टी और चीना वाला के नाम से ही पता चलता है कि ये सब कहाँ से आए हुए हैं। ये दोनों सब चीन से आए हुए हैं। भारत की खोज नामक किताब किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहरी से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें एक क्वेश्चन बनेगा कि भारत की खोज की नामक किताब किसने लिखा था? अनेकता में एकता का सिद्धांत किसने दिया था? अनेकता में एकता यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सिद्धांत पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। उन्होंने 1946 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारतीय संस्कृति, धर्मों और भाषाओं की विविधता के बावजूद लोगों के बीच निहित अटूट एकता का वर्णन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। अब हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इनमें से कौन से त्यौहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं? त्योहारों की सूची: लोहड़ी, बुद्ध पूर्णिमा, ओणम, गांधी जयंती, गुरु नानक जयंती, गणतंत्र दिवस, गुड फ्राइडे, स्वतंत्रता दिवस, दशहरा, दीपावली, ईद, बकरीद, क्रिसमस इत्यादि है। और इन सब में सभी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार है गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस। आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? भारत विविधताओं का देश है जहाँ विभिन्न जातियों, भाषाओं, धर्मों आदि के लोग रहते हैं। खान पान, रहन सहन के ढंग और पहनावे में भी उनमें विभिन्नता है देखी जा सकती है। इस प्रकार भारत की विविध विरासत हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। हम जब विभिन्न लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे मित्रता करते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो हम उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनके पहनावे के बारे में जानते हैं और उनसे कुछ नया सीखते हैं। इस तरह भाषा, भोजन, संस्कृति का आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे एक मिश्रित संस्कृति यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है जिससे हमारा जीवन बेहतर बनता है। इसी चैप्टर में हमने देखा था कि समीर 1 और समीर 2 दो अलग अलग समुदाय से थे।
आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? भारत की विविधता या अनेकता की उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर शासन था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठा जेल गए और अंग्रेजों को अलग अलग तरीकों से विरोध किया। लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल ना जाना। गोली खा के सोए जलियांवाला बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। हिंदुओं और मुस्लिम की होती है होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, 2 बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल ना जाना। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अमृतसर में गाया गया था। गाने की निम्नलिखित पंक्तियां हिंदू मुस्लिम एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। हिंदू व मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। इस पंक्ति में हिंदू मुस्लिम की एकता को निश्चित रूप से झलका रही है। लद्दाख या केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है। क्या ये ऐतिहासिक या भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं? कैसे? हमारा महाराष्ट्र को लेते हैं। इसकी विविधता को निम्नलिखित ऐतिहासिक तथा भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है। ऐतिहासिक कारक: विदेशी व्यापारियों का आगमन तथा विदेशों के साथ व्यापार। मुंबई के समुद्री पतन से भारत के आंतरिक भागों के माल का विदेशों में जाना, विदेशी माल का आयात। भौगोलिक कारक: पठारी ऊंचावत जैसे कोंकण। जलवायु: तापमान लगभग सारा साल ऊंचा, पर्याप्त वर्षा, कम वन क्षेत्र। कृषि का विस्तार: चावल, कपास, गन्ना तथा गेहूं मुख्य फसलें हैं। यह भौगोलिक तथा ऐतिहासिक कारक आपस में पूरी तरह जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए यहाँ के कपास की खेती तथा आर्द्र जलवायु ने महाराष्ट्र, विशेषकर मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र बना दिया है। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होती है और आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। और अगले क्लास में हम अध्याय 2 के रीडिंग लाइन बाय लाइन करेंगे।